बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुदरत की मेहरबानी इस गांव पर कम हो गई थी। आसमान से बारिश की बूंदें जैसे रूठ गई थीं और धरती प्यास से तड़प रही थी। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास जमीन का एक बहुत छोटा टुकड़ा था, जिससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि लग रहा था जैसे आग बरस रही हो। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर अपने सूखी खेतों को देख रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, जो मेहनत और चिंता की गवाह थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो इस साल फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं होगी तो भूखे सोना पड़ेगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पिछले 3 महीनों से एक बूंद पानी नहीं गिरा। धरती फट गई है, बीज सूख गए हैं। मैंने पूरी जिंदगी इस मिट्टी को सोना समझकर जोता है, लेकिन आज ये मिट्टी ही मुझे निगलने को दौड़ रही है। मेरे पास बचत नहीं है, अनाज का दाना दाना खत्म हो चुका है। सीता और मोहन क्या खाएंगे? अगर ठाकुर ने बकाया मांग लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? हे कुदरत, बस एक बार रहम कर दे, बस एक बार बादल गरज दे। रामू की आवाज में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। वो जानता था कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इंसान जब हद से ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसे खुद से बातें करने की आदत हो जाती है। वो वापस अपनी झोपड़ी की तरफ मुड़ा। झोपड़ी के अंदर से चूल्हे की ठंडी राख की बदबू आ रही थी, जिसका मतलब था कि आज सुबह कोई खाना नहीं बना था। रामू के कदम भारी थे, जैसे उसने अपने कंधों पर पूरे गांव का बोझ उठा रखा हो। वो जानता था कि आज उसे फिर साहूकार के पास जाना पड़ेगा या ठाकुर के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, और दोनों ही विकल्प उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने वाले थे। गांव के कुएं भी सूखने लगे थे। दूर पेड़ पर बैठा कोई पक्षी भी प्यास से कराह रहा था। रामपुर गांव की हालत बहुत खराब थी, लेकिन रामू की कहानी सबसे ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि वो सबसे गरीब था। रामू झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा दिल को दहला देने वाला था। कोने में सीता बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो अपने बेटे मोहन के बालों में कंघी कर रही थी, हालांकि बालों में जान नहीं बची थी। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। दीवार पर टंगे खाली भंडारे इस बात का सबूत थे। रामू को देखते ही सीता की आंखों में सवाल उभर आए। वो जानती थी कि रामू खेत से क्या उम्मीद लेकर आया था, और अब उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उम्मीद फिर टूट गई है। मोहन, जो अब जवान हो चला था, अपने पिता की आंखों में छिपी पीड़ा को पढ़ सकता था। रामू, क्या हुआ? क्या खेत में कोई अच्छी खबर है? क्या बारिश के कोई आसार दिखाई दिए? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन मोहन को तो कुछ देना होगा। वो खेत में काम करने जाता है, खाली पेट कैसे मेहनत करेगा? पास में थोड़ा सा आटा बचा था, सोचा था आज रोटी बनाऊंगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि अब तो हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। बताओ रामू, अब हम क्या करेंगे? सीता, तुम जानती हो कि हालात कैसे हैं। कुएं सूख रहे हैं, नदी का पानी कम हो गया है, खेत में दरारें पड़ गई हैं। अगर आज शाम तक बारिश नहीं हुई तो बीज मर जाएंगे। साहूकार का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है। मैंने सोचा था कि इस बार फसल अच्छी होगी, सब चुका दूंगा, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर है। मोहन को मत जगाना, उसे आराम करने दो। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, शायद गांव के बाहर जाकर मजदूरी मिल जाए। नहीं पिताजी, मैं मजदूरी नहीं करूंगा। मैं किसान हूँ, मेरा काम खेत जोतना है। अगर आप थक गए हैं तो मैं अकेला खेत पर जाऊंगा। मैं पानी ढोकर लाऊंगा, चाहे कुएं से हो या नदी से। हम हार नहीं मान सकते। आप हमेशा कहते हैं ना कि किसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो आज आप ही क्यों हार मान रहे हैं? मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? मोहन के शब्दों में वो जोश था जो केवल युवा अवस्था में होता है। रामू ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब वो भी ऐसे ही जोश से भरा होता था। लेकिन अनुभव ने उसे सिखाया था कि केवल जोश से पेट नहीं भरता। फिर भी बेटे का उत्साह देखकर उसके मन में थोड़ी उम्मीद जागी। सीता चुपचाप दोनों को देख रही थी। उसे पता था कि इस घर की लाडली उम्मीदें अब मोहन के कंधों पर भी आ गई हैं।
उसने चुपचाप अपना आंचल सिर पर लिया और चूल्हे के पास बैठ गई, शायद इस उम्मीद में कि कहीं राख में से कोई आंगुर बचा हो। दोपहर होते होते गर्मी अपने चरम पर थी। रामू को मजबूरी में गांव के साहूकार के पास जाना पड़ा। साहूकार का घर गांव के बीचों बीच एक पक्की इमारत थी, जबकि बाकी घर कच्चे थे। ये अंतर साफ दिखाता था कि गांव में अमीर और गरीब के बीच कितनी खाई है। साहूकार अपनी दुकान पर बैठा हुआ बही खाता देख रहा था। उसके चेहरे पर चिकनाई थी और आंखों में लालच। जब रामू वहां पहुंचा तो साहूकार ने उसे देखकर भी सिर नहीं उठाया। उसने जानबूझकर रामू को इंतजार कराया ताकि उसकी औकात का एहसास हो सके। रामू खड़ा रहा, पसीने से तरबतर, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अरे रामू, तुम फिर आ गए। मैंने सोचा था इस बार फसल कटते ही तुम मेरा पूरा बकाया चुका दोगे। तुम्हें पता है कि तुम पर कितना ब्याज चढ़ चुका है। अगर तुमने अगले महीने तक पैसा नहीं दिया तो मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। तुम्हारी वो छोटी सी जमीन भी नीलाम हो सकती है। तुम किसान हो, तुम्हें समय की कद्र होनी चाहिए। मेरा पैसा रुका हुआ है, मुझे भी अपने व्यापार चलाने हैं। सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मेरा कर्ज बढ़ गया है, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई है। मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है। बस थोड़ा और समय दे दीजिए। जब अगली फसल होगी मैं ब्याज सहित पूरा पैसा लौटा दूंगा। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आपने जमीन छीन ली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। दया कीजिए सेठ जी, आप भी तो इंसान हैं। दया? दुकान में दया नहीं चलती रामू, ये व्यापार है। अगर मैंने सबको समय दिया तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा? ठाकुर साहब भी मेरे पैसों के हिस्सेदार हैं। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते में आधा पैसा नहीं मिला तो समझ लेना तुम्हारी झोपड़ी और खेत दोनों मेरे नाम हो जाएंगे। अब जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 हफ्ते का समय? इतने कम समय में वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा? साहूकार की बातें तलवार की तरह उसके दिल पर लगी। वो लड़खड़ाते कदमों से दुकान से बाहर निकला। बाहर तेज धूप थी, लेकिन रामू को ठंड लग रही थी। उसे लगा कि जैसे उसने अपनी आजादी खो दी है। साहूकार की बातों में धमकी थी कि अब ठाकुर भी इस मामले में शामिल है। इसका मतलब था कि अब मामला सिर्फ कर्ज का नहीं बल्कि ताकत का भी है। रामू रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लगा कि अब वो अकेला नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहाँ गलियां तंग थी, मकान पुराने थे, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी शहर के कोने में रहते थे रामू काका। रामू काका कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। ना उनके पास बड़ी गाड़ी थी, ना बड़ा मकान, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, ईमानदारी और मेहनत का जज्बा। पिछले 30 सालों से रामू काका इसी शहर के चौराहे पर पानी पूरी बेचते आ रहे थे। उनकी पानी पूरी का स्वाद ऐसा था कि एक बार जो खा ले वो बार बार आए। चलो आज उनकी कहानी सुनते हैं। हे भगवान, आज भी सुबह हो गई। चल रामू, उठ, आज बहुत काम है। आलू उबालने हैं, पूरियां बनानी हैं, पानी का मसाला तैयार करना है। ग्राहक इंतजार करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सुनो जी, इतनी सुबह क्यों उठ गए? अभी तो अंधेरा है, थोड़ा और सो जाओ। कल रात देर तक बर्तन साफ कर रहे थे। अरे मीना, नींद तो आलसी लोगों की दोस्त है। मेहनत करने वालों को सूरज से पहले उठना पड़ता है। मेरे बाबा कहते थे, जो सूरज से पहले उठे उसे भगवान सबसे पहले याद करते हैं। चल मुझे चाय बना दे, फिर मैं काम शुरू करता हूँ। ये लो चाय। लेकिन सुनो, एक बात कहूँ, सोनू को भी साथ ले जाया करो। वो लड़का दिन भर फोन में घुसा रहता है, ना पढ़ाई करता है ना काम। कम से कम तुम्हारे साथ कुछ तो सीखेगा। मीना, सोनू को शर्म आती है अपने बाप के काम से। वो कहता है, बाबा पानी पूरी बेचना कोई काम है, लोग क्या कहेंगे। मैं क्या बोलूं उसे? मैंने तो इसी पानी पूरी से उसे पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन उसे समझ आएगा। रामू काका ने चाय पी और निकल पड़े अपने काम पर। उनका ठेला उनके घर से थोड़ी दूर चौराहे पर लगता था। रोज सुबह वो 5 बजे उठते, 6 बजे तक सारी तैयारी करते और 7 बजे तक ठेला लगा लेते। उनकी पानी पूरी की खासियत ये थी कि वो हर चीज ताजी बनाते थे, ना मिलावट ना शॉर्टकट। 30 साल में उन्होंने कभी अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। मेहनत की रोटी जो खाए वो इंसान सच्चा कहलाए। आज पुदीने का पानी जरा ज्यादा तीखा बनाऊंगा। कल शर्मा जी कह रहे थे, रामू
शर्मा जी, आपकी जुबान कमजोर हो गई है, मेरा पानी नहीं। रामू काका आप आ गए। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। अरे गुड्डी बिटिया, इतनी सुबह सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? काका स्कूल तो जाना है, लेकिन मम्मी ने कहा कि आज मेरा बर्थडे है, तो मैं अपनी सहेलियों को आपकी पानी पूरी खिलाऊंगी। शाम को 10 प्लेट लगानी है, पक्का रहना। अरे वाह, जन्मदिन मुबारक हो बिटिया। तेरे लिए तो मैं 20 प्लेट भी लगा दूंगा। और सुन, तेरी प्लेट का पैसा नहीं लूंगा, ये तेरे काका की तरफ से तोहफा। सच्ची काका आप बहुत अच्छे हो। मैं बड़ी होकर आपके जैसी बनूंगी, सबको खुश करने वाली। जा बिटिया, स्कूल जा, शाम को तेरी पार्टी पक्की। गुड्डी भागती हुई चली गई। रामू काका की आंखों में एक चमक थी। वो जानते थे कि पैसा जरूरी है, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही उनकी सोच थी, यही उनकी जिंदगी थी। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी। रामू काका अपने ठेले पर खड़े थे। तभी सोनू अपने दोस्त बंटी के साथ वहां आया। सोनू के चेहरे पर नाराजगी थी। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। बोल बेटा, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों है? बाबा, आज कॉलेज में सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। विक्की ने सबके सामने बोला, ये सोनू है, इसका बाप पानी पूरी बेचता है। सब हंसने लगे। बेटा, शर्म तो उसे आनी चाहिए जो बेईमानी करे। मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ, इसमें शर्म कैसी? आप नहीं समझेंगे बाबा, दुनिया बदल गई है। आजकल स्टेटस मायने रखता है। आपका ये गंदा ठेला, ये तेल से भरे कपड़े, ये सब मुझे शर्मिंदा करता है। हाँ अंकल, सोनू सही कह रहा है। आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस का जमाना है। ये ठेला गाड़ी तो पुरानी बात हो गई। बेटा सोनू, जरा ये बता, तू जो कपड़े पहनता है, जो फोन चलाता है, जो कॉलेज जाता है, ये सब कहाँ से आया? इसी गंदे ठेले से आया है बेटा। इसी ठेले ने तुझे पाला है। और बंटी बेटा, ऑनलाइन बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन हर काम की अपनी इज्जत होती है। मैं ये काम नहीं करूंगा बाबा, कभी नहीं। मैं कुछ बड़ा करूंगा, आप देखते रहिए। सोनू गुस्से में चला जाता है। जा बेटा जा, एक दिन तुझे समझ आएगा कि मेहनत कभी छोटी नहीं होती। काश तू आज समझ जाता। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें पोंछ लिया और वापस अपने काम में लग गए। एक बाप का दर्द उसके ठेले से भी भारी था, लेकिन रामू काका जानते थे कि वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। वो चुप रहे और अपना काम करते रहे, क्योंकि रामू काका ने जिंदगी से एक बात सीखी थी, काम बोलता है, शब्द नहीं।